हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश बिश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक फ्रिक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज friction. When a body slide or tend to slide on a surface on which it is resting, a resisting force opposing the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called friction or friction force. जब कोई सरफेस पे कोई पिंड जो है स्लाइड कर रहा हो या स्लाइड करने वाला हो या वो किसी रेस्ट की पोजीशन पे रहता है, तो उसके अंदर एक रजिस्टिंग फोर्स, एक प्रतिरोधी बल जो है वो लगता है उन कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, और यही रजिस्टिंग फोर्स जो है स्टूडेंट्स फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन फोर्स आर लिमिटेड इन मैग्नीट्यूड एंड विल नॉट प्रिवेंट मोशन इफ सफिशिएंटली लार्ज फोर्स इज अप्लाइड। जब हम बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जब लगाएंगे, उसको धक्का देंगे पिंड को या उसको खींचेंगे, तो एक लिमिटेड मैग्नीट्यूड तक हमारे अप्लाइड फोर्स के हम उस पिंड को नहीं गति दे सकते। लेकिन जैसे जैसे हम हमारा अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो एक लिमिट के बाद में वो जो पिंड है हमारे द्वारा अप्लाई किए हुए फोर्स के कारण गति करना स्टार्ट कर देगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है। सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है उन पे डिपेंड करेगा, उसकी रफनेस कितनी है, किस टाइप की सरफेस है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट द कांटेक्ट सरफेस व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग। तो ये जो है जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम देखते हैं कोई पिंड हमारा रेस्ट पोजिशन में है, उस पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और उसके इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते हैं एक्सटर्नल फोर्स की, तो हम पाएंगे कि एक लिमिट के बाद में वो जो पिंड है उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण गति करना स्टार्ट कर दिया, और वही जो पीक पॉइंट जब वो गति स्टार्ट ही कर रहा होता है उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसा कि हमने ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, एक अप्लाइड फोर्स और एक है फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट पहुंचने के बाद सडनली जब हमारा पिंड गति करना स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स के जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा। अदर स्टेट के अंदर या रेस्ट के पोजीशन में हुआ या फिर हम कहें कि डायनेमिक मोशन में हुआ, तो उनके अंदर अगर हम फ्रिक्शन की बात करें वो कंपैरिजन टू लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्थितिज घर्षण के बारे में। जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पे, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी इंटेंसिटी या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है। किससे? उस बॉडी के ऊपर जो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स उसकी सरफेस पे, उससे। तो बॉडी क्या होएगी हमारी, मूव नहीं करेगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां वर्क कर रहा है। इस कंडीशन में जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में रह रही है उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन है हमारा स्टूडेंट डायनेमिक फ्रिक्शन। जब बॉडी हमारी क्या करती है, मूव करती है, तो उस केस में जो उसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इट स्लाइड ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, स्नो के ऊपर बच्चे स्किड कर रहे हैं, तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है वहां पे जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इट रोल ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड जो है स्टूडेंट हमारा अदर जो स्लाइडिंग या डायनेमिक फ्रिक्शन जो होगा उनसे कम होगा। इसमें हमें जो एक्सटर्नल जो फोर्स है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाते हुए हम हमारी किसी भी बॉडी को मूव इजीली करवा सकते हैं। ये एडवांटेज होती है स्टूडेंट्स रोलिंग फ्रिक्शन की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण। एक कोई पिंड है हमारा जिसका वेट हमने कह दिया W, जो कि है M × G के बराबर। पिंड यदि इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो घर्षण फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। इस पिंड के भार के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N जो है वो जनरेट होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N और घर्षण फोर्स
F, उसके कारण एक रिजल्टेंट रिएक्शन जो है R डैश जनरेट होएगी। ये जो R डैश रिजल्टेंट फोर्स और ये जो नॉर्मल रिएक्शन N है, उनके बीच में जो कोण बनता है थीटा, उसी को हम कहते हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैथमेटिकली यदि हम कहें tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, F लिमिटेड डिवाइडेड बाय N। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन N, उनका अनुपात होता है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू F डिवाइडेड बाय N, जहाँ पे F जो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और N जो है नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ जो F एक्सटर्नल फोर्स बताया हुआ है, तो वो यदि इस डायरेक्शन में लग रहा है, पिंड इस डायरेक्शन में वर्क करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ से जो है F की वैल्यू यदि हम फाइंड करें, F इक्वल टू आ जाएगा हमारा म्यू इंटू N। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। यदि कोई वस्तु हमारी किसी प्लेन पे रखी हुई है, किसी तल पे रखी हुई है, और उस तल पे हमने धीरे धीरे इंक्लिनेशन उसका बढ़ाया, उसको ऊपर उठाते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में इसको हम मूव करवा रहे हैं। यदि एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे बॉडी जो है हमारी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी, जिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे हमारी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम कहते हैं बॉडी हमारी क्या कर देगी, स्लाइडिंग स्टार्ट कर देगी किसी भी बाहरी बल के बिना। तो जिस कोण पर ये बॉडी हमारी स्लाइडिंग स्टार्ट करेगी, उसी कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मैथमेटिकली यदि हम इसको ड्राइव करेंगे तो हमारा tan फाई जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा के बराबर ही आएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। सीधी सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस दिशा में हमारा पिंड गति करेगा उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। जो मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन फोर्स का वो इक्वल होगा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। किस केस में, जब हमारी बॉडी क्या होगी, स्टैटिक कंडीशन में होगी, स्थिति कंडीशन में होगी, रुकी हुई होगी, उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स हमारे दोनों बराबर होंगे। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन N इज कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं F डिवाइडेड बाय N इक्वल टू म्यू। म्यू हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। द फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड शेप कॉन्टैक्टिंग सरफेस। याद रखना स्टूडेंट्स, हमें स्टैटिक फ्रिक्शन के केस के अंदर ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है दो बॉडी का, उसके ऊपर हमारा फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड नहीं कर रहा है और ना ही हमारी बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस, मींस ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द सरफेस। जितनी ज्यादा रफनेस होएगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी कम रफनेस होएगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट इन विच बॉडी इज मूविंग। सीधी सी बात है, ये तो हमने पिछले में ही पढ़ा था, जिस दिशा में हमारी बॉडी गति करेगी उसके विपरीत दिशा में हमारा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉर मॉडरेट स्पीड द फ्रिक्शन फोर्स रिमेन कांस्टेंट। यदि हमारी स्पीड मीडियम है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा, बट डिक्रीज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। जैसे जैसे हम गति बढ़ाएंगे फ्रिक्शन फोर्स की मात्रा उतनी ही कम होती जाएगी। मींस फ्रिक्शन फोर्स जो है स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी क्षैतिज प्लेन पे यदि हमें इक्विलिब्रियम निकालना है किसी पिंड का, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या क्या जरूरी होगा। A body laying on a rough horizontal plane will remain in equilibrium। यदि रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। Whenever a force is applied, जब हम कोई फोर्स उस पे अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, उस फोर्स के कारण उस फोर्स की दिशा में ही गति करना स्टार्ट कर देगी, और जिस दिशा में बॉडी गति करेगी उसकी विपरीत दिशा में हमारा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा। In such case, equilibrium of a body is studied first by resolving the force horizontally and vertically। तो हमें सबसे पहले x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को रिजोल्व करना है और y डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को रिजोल्व करना है।
एक तरीके से हम कहें कि हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, फ्री बॉडी डायग्राम, जहां से हम एक वैल्यू निकालेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्टेन होगा, जिससे हमें F इक्वल टू म्यू इंटू आर, जहां म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन है और F जो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन इज लेइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग ए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.3. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच कैन मूव द बॉडी व्हाइल एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कह रहा है एक बॉडी रेस्ट कर रही है प्लेन पे और बॉडी का वेट हमारा क्या है, 300 न्यूटन है। एक पी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 25 डिग्री का कोण बनाते हुए मूव कर रहा है। जैसा कि हमें गिवन है वेट ऑफ द बॉडी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल जो है अल्फा, जो कि 25 डिग्री हमें गिवन है। अब यदि हम इस फोर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा P cos 25 डिग्री और जो कि बराबर होगा इस फ्रिक्शन फोर्स F के। तो F इक्वल टू P cos 25 डिग्री और cos 25 की वैल्यू हमने रख दी। इसी प्रकार से हम यदि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे, W इक्वल टू R प्लस P साइन 25 डिग्री, तो ये जो था R इक्वल टू W माइनस P साइन अल्फा या P साइन 25 डिग्री, जो कि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अब हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू होता है म्यू इंटू R और F की वैल्यू हमने निकाली थी 0.9063 P इक्वल टू म्यू इंटू R और R की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट कर देंगे और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स P की वैल्यू आ जाएगी 87.1 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से किसी भी फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर के लिए हमारे YouTube चैनल GPC हनुमानगढ़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।